हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 43rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो जनरली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि एक मेटेलिक सरफेस है, उस पे एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे। अब ये लाइट को जैसे ही उस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे, हमारे पास क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए इजेक्ट होंगे? क्या ये जो हमारे पास फोटोन्स हैं, ये सेम काइनेटिक एनर्जी होगा? ये वैल्यूज हमने जैसे स्टडी किया था कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट होंगे, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। वो जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो ये एमिशन है लाइक इलेक्ट्रॉन्स का एक सरफेस से, जब एक लाइट को फोटोन्स हिट कर रहे हैं उस मेटेलिक सरफेस को, तो ये हमारे पास जनरली जो फिनोमेना है, यही हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेना में जनरली क्या है? वन फोटो इलेक्ट्रॉन और वन फोटोन का इंटरेक्शन है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपना पूरा एनर्जी उसको सप्लाई कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है उस मेटेलिक सरफेस से। ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट फोटोन्स की वजह से है, वो हिट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो ये जो करंट है वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास ये वन फोटोन और वन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है जनरली यहां पर। तो हमारे पास क्या है यहां पर? एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन हिट करेगा, ये इजेक्ट करेगा इस सरफेस से, दूसरे कलेक्टर प्लेट पे रीच करेगा, एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब समय जो सर्किट है इसमें करंट आ गया। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यही हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास ये आइंस्टीन ने बताया था हमें कि जो लाइट है वो हमारे पास बिहेव कर रहा है पार्टिकल के जैसे। मींस कि ये वेव के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, जो लाइट अब बिहेव कर रहा है ऐसे पार्टिकल के जैसे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमेनास को हमने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया था। बट वेव थ्योरी फेल कर गया यहां पर लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। वेव थ्योरी ने कहा कि हमारे पास जो वेव फ्रंट्स हैं, जो अप्रोच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस पे, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये एनर्जी गेन करेंगे और फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या था? जो वेव थ्योरी थी वो फेल कर गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए। लाइक हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे मेटेलिक सरफेस से। तो यहां पर जो वेव थ्योरी था वो फेल कर गया था। वेव थ्योरी ने कहा था कि हमारे पास कुछ टाइम लेगा ये फोटो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलने के लिए, क्योंकि पहले तो एनर्जी गेन करेगा वेव फ्रंट्स, हमारे पास फर्दर फॉरवर्ड एक्सिस में वेव फ्रंट्स मूव कर रहे हैं, एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जो मेटेलिक सरफेस में, ये कुछ टाइम लेगा इजेक्ट करने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लाइक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। उन्होंने कहा था वहां पर टाइम लैग, कुछ जो टाइम लैग था, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हमारे पास एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो हिट कराएंगे, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इजेक्ट हो जाएंगे मेटेलिक सरफेस से। तो जो वेव थ्योरी था हमारे पास वो फेल कर गया था। फिर आइंस्टीन ने बताया कि हमारे पास जो लाइट है इस केस में ये बिहेव कर रहा है पार्टिकल्स के जैसे। मींस की इंटरेक्शन ऑफ वन फोटोन विद द वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एनर्जी सप्लाई करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा एनर्जी कैरी करे, एकदम से इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा मेटेलिक सरफेस से। तो हमारे पास जनरली ये है। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूं the photoelectric effect the photoelectric effect cannot be explained the photoelectric effect cannot be explained
on the basis of wave nature of a light, on the basis of a wave nature of light, because wave nature of radiation cannot explain the instantaneous ejection of the electron, cannot explain the instantaneous ejection of the electron. सेकेंड पॉइंट में है हमारे पास the existence of threshold frequency, the existence of threshold frequency for a metal surface, existence of threshold frequency for a metal surface, and the fact like kinetic energy, and the fact like kinetic energy of the emitted electrons is independent of the intensity of light. The fact like kinetic energy of emitted electron is independent of the intensity of light. And depend upon its frequency. ये जो फिनोमेनास थे इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर। फिर था हमारे पास आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो हम अब स्टडी करते हैं। मींस कि आइंस्टीन्स ने बताया कि जो वन फोटोन का इंटरेक्शन है विद द वन पार्टिकल, ठीक है, जो हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन के साथ जो हमारे पास पार्टिकल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, उसके साथ उसका इंटरेक्शन है और ये बिहेव करेगा पार्टिकल के जैसे, ठीक है। अब यहां पर क्या होंगे, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, यहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं है। यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, जो इनका काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के रेशियो पे, लाइक म्यू माइनस म्यू नॉट, ये हम अभी स्टडी करेंगे लाइक यहां पर। फिर ये डिपेंड करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, उस वैल्यू के ऊपर भी ये वैल्यू डिपेंड करेगा। तुम्हारे पास है फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन पिक्चर of electromagnetic photon picture of electromagnetic radiation on which Einstein's photoelectric equation is based on the particle nature of
light. Photon picture of electromagnetic radiation, मतलब light on which Einstein's photoelectric equation is based on the picture of like particle nature of light. मीन्स कि जो फोटोन्स हैं वो क्या है, एक तरह से मासलेस पार्टिकल्स हैं जो कि अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास इस पिक्चर पे लाइक आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास डिपेंडेंट है. ये हमारे पास वन फोटोन का इंटरेक्शन है विद द वन इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is one photon and one electron phenomena. Photoelectric effect is one photon, one electron phenomena. Therefore, when the intensity of incident radiation on the surface increases, the number of photons per unit area per unit time increases. Per unit area per unit time. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, इंटरेक्शन ऑफ वन फोटोन विद द वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, therefore when the intensity of the incident radiation on the surface increases, the number of photons per unit area per unit time increases. मतलब इंटेंसिटी हमारे पास था ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी अब इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लिया है ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Hence the photo electrons ejected, hence photo electrons ejected will be large and the photoelectric current increases. And the photoelectric current increases. अब जो हमारे पास फोटोन्स हैं, ये फोटोन्स क्या है, हमारे पास मासलेस पार्टिकल हैं जो अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रहे हैं. इन फोटोन्स को हम क्वांटा भी बोल सकते हैं. मतलब फोटोन्स हमारे पास हैं, फोटोन्स आर क्वांटा और discrete carrier of energy, or discrete carrier of photons are quanta or discrete carrier of energy. Next, energy of a photon is directly proportional to the frequency of incident radiation. जो भी रेडिएशन को हम इंसिडेंट कर रहे हैं मेटेलिक सरफेस पे, उसकी जो भी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. मतलब फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन is directly proportional, energy of a photon is directly proportional to the
frequency of light. ठीक है, और जो इंटरेक्शन है हमारे पास फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हम कंसिडर कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन। मतलब जितनी भी एनर्जी ये फोटोन कैरी कर रहा है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा इंटरेक्शन के टाइम इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट है द फोटोन gives all its energy, photon gives all its energy to the electron with which it interacts. Photon gives all its energy to the electron with which it interacts. जिस भी इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोटोन इंटरेक्ट करेगा, अपनी टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा मेटेलिक सरफेस से, और वो हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर स्टडी करते हैं। इस इक्वेशन में लाइक हमारे पास है यहां पर ये मेटेलिक सरफेस है, ये हमारे पास है मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पे हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया। ये लाइट अपने साथ कैरी कर रहा है फोटॉन्स को। ये डिस्क्रीट फोटॉन्स हैं, लाइक हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं यहां पर एनर्जी, डिस्क्रीट है। ठीक है, ये होता है हमारे पास कंटिन्यूअस और ये हमारे पास डिस्क्रीट। तो जो फोटॉन्स हैं वो एनर्जी ऐसे कर रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं। अब ये एनर्जी सप्लाई करेंगे यहां पर, ये मेटेलिक सरफेस है, इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये शेयर कर रहे हैं ये सब एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो सरफेस के पास में, कुछ टाइटली बाउंड है हमारे पास न्यूक्लियस के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूजली बाउंड है, ये एनर्जी लाइक सप्लाई कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। कुछ एनर्जी की लाइक रिक्वायरमेंट होगी इनको बाहर आने के लिए मेटेलिक सरफेस से, और जो भी वैल्यू है हमारे पास लाइक सोडियम, ठीक है, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कंसिडर कर लेते हैं जो लाइट है ये अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहा है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.3 सप्लाई होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आने के लिए सरफेस तक, और जो रिमेनिंग है हमारे पास, जो रिमेनिंग हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, और इस केस में ये वैल्यू है मैक्सिमम। ठीक है, लाइक जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है इसका हम कंसीडर कर लेते हैं रिक्वायरमेंट है सरफेस तक आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो होगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस वैल्यू से ये इलेक्ट्रॉन अब फर्दर मूव करेगा हमारे पास। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स यहां पर ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि जो भी एनर्जी हमने सप्लाई किया, एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन है, एक जो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया है फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट होकर बाहर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का नाम हम बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको इजेक्ट किसने कराया है, एक फोटोन ने। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 फोटोन का इंटरेक्शन है। और यहां पर जो हमारे पास लाइट है ये वेव के जैसे नहीं है, अब ये बिहेव कर रहा है पार्टिकल के जैसे, इसलिए हमारे पास इस चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। मींस कि जो हमारे पास लाइट है ये कभी बिहेव करेगा पार्टिकल के जैसे, कभी बिहेव करेगा हमारे पास वेव के जैसे। वेव के जैसे कब बिहेव करेगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो हमने फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स में स्टडी किए थे, वहां पर वेव ऑप्टिक्स के लाइक जो वेव नेचर था इस लाइट का, उसके बेसिस पे हमने स्टडी किया था। यहां पर हमारे पास मेन है लाइक यहां पर कि पार्टिकल नेचर को स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहां पर। अब हम इसको थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई कर लेते हैं, लाइक हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लाइक म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। म्यू इज
frequency of incident, mu is frequency of incident radiation. अब हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं phi naught is work function for metal surface, और phi naught को हम रख सकते हैं h mu naught. ठीक है, लाइक जो भी मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होगा h इंटू म्यू नॉट. लाइक हमने अगर ये एनर्जी भी सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अब इस केस में जीरो होगा. लाइक हमारे पास जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मान लो एनर्जी सप्लाई करेंगे, फोटोन के पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो, क्योंकि वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब नेक्स्ट केस में है और अगर हम मान लो कि हमने स्पेंड किया लाइक 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. तो हमारे पास अब हमने एक केस और स्टडी किया था, जो हमारे पास प्लेट्स थे, इस इलेक्ट्रॉन को हमें स्टॉप करना है, ये मूव कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी से. अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो हमें ऑपोजिट डायग्राम में वर्क करना होगा. कैसा वर्क करना होगा? इस प्लेट को हमने बना दिया पॉजिटिव, मींस कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहां से मूव करेगा, बट इस प्लेट पर रीच आउट नहीं करेगा, कलेक्टर प्लेट पे. ये वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं. तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू द पोटेंशियल. चार्ज हमारे पास क्या है यहाँ पर? फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मींस कि वर्क डन इज इक्वल टू ईवी नॉट. ये वैल्यू इक्वलेंस हमारे पास किस वैल्यू का इक्वलेंस होगा? ईवी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे नहीं आएगा, ये वापस सेम उसी प्लेट पे आ जाएगा, और ये हमने इसको स्टॉप कर दिया. मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में वो वैल्यू होगा जीरो. एमीटर जो हमारे पास कनेक्टेड है सर्किट में, ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब सर्किट में अब करंट नहीं है. फिर हमारे पास है यहां पर मेन लाइक एच म्यू एनर्जी हमने सप्लाई किया, ये एनर्जी का फाई नॉट पार्ट स्पेंड हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आने के लिए. जो रिमेनिंग एनर्जी है उससे ये इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहा है सरफेस में. तो हमारे पास हो गया एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. वैल्यूज को हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक हमारे पास जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है फाई नॉट लाइक वर्क फंक्शन, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं एच म्यू नॉट से. तो हमारे पास यहां हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच म्यू माइनस म्यू नॉट, क्योंकि फाई नॉट का वैल्यू हमारे पास एच म्यू नॉट. इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच कॉमन रख दो. एच यहां पर है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू है जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट कराया इस पर्टिकुलर सरफेस पे, म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम वैल्यू जो एक पर्टिकुलर लाइट के पास फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, वो वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट यहां पे. तो हमारे पास है, और जो ये इक्वेशन था ये आइंस्टीन ने हमारे पास प्रिडिक्ट किया था पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हुए. एंड दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस इक्वेशन इज obtained by considering the particle nature of electromagnetic radiation. Electromagnetic ठीक है. तो हमारे पास ये है एक इक्वेशन, इसके बेसिस पे जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में 3 ग्राफ्स को स्टडी किया था उनको स्टडी करते हैं इस इक्वेशंस के बेसिस पे. फर्स्ट केस में हमारे पास था कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट या फिर इक्वलेंस टू म्यू नॉट. इस केस में ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे. देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच म्यू माइनस म्यू नॉट. मान लो हम कंसीडर कर लें एफ म्यू नॉट
इज ग्रेटर देन म्यू, और हम मान ले इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये इक्वेशन में पुट करेंगे, म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू, तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। मींस कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी कि इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वैल्यू होना ही चाहिए, उसी केस में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। मीन्स क्या है, द फिनोमेना of photoelectric effect will take place when incident radiation of frequency is greater than or equal to the threshold frequency। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये हो गया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू माइनस म्यू नॉट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट h मिल जाएगा, और यहां पर रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EV नॉट। मींस कि हम अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है और इस वैल्यू को म्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। लाइक इस इक्वेशन से हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू नॉट फिक्स्ड है, E भी फिक्स्ड है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ये भी प्लेस कर सकते हैं EV नॉट। यहां से हमारे पास है म्यू माइनस म्यू नॉट में अगर हम म्यू के वैल्यू मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो राइट हैंड साइड टर्म्स में से ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EV नॉट, और E कांस्टेंट है मतलब वैल्यू राइट हैंड साइड में इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज करेगा हमारे पास। तो यहां पर हुआ हमारे पास कि when incident radiation frequency is increased, then mu minus mu naught increases, and this further implies that V naught increases, means stopping potential is directly proportional. Stopping potential is directly proportional to frequency of इंसिडेंट रेडिएशन। मींस कि इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। लाइक हमारे पास ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एक मेटल सरफेस के लिए ये वैल्यू है म्यू नॉट। इससे पहले हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0, बट अब म्यू के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली इंक्रीज करेगा इस मेटेलिक सरफेस के लिए। अगर म्यू इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा।
लास्ट केस में हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास जो मेन रिक्वायरमेंट है कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी हैपन। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी वो मस्ट है ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड केस, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, मींस की द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, द नंबर ऑफ photons incident per unit time per unit area increases with intensity of incident radiation. The number of photons incident per unit time per unit area increases with the increase of intensity of incident radiation। ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे हम, तो इंटेंसिटी क्या हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी किसका है, फोटॉन्स का। इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं मतलब फोटॉन्स की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ज्यादा फोटॉन्स अब मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू विच इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। इस केस में ज्यादा हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हेंस more number of photoelectrons are ejected, hence we can say that photoelectric current increases with the increase of incident radiation intensity, the increase of incident radiation intensity मीन्स कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी है, यहाँ पे फोटो करंट है। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, हमारे पास है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो हमने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बेसिस पे हमने लास्ट लेक्चर में 3 ग्राफ्स को स्टडी किया था उनको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है म्यू विच मस्ट बी ग्रेटर देन द म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है कि है हमारे पास पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, वो वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ हमने फिनोमेना को स्टडी किया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। ये हमारे पास है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमारे पास है कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है, उसके पास मैटर भी है, ठीक है, वो जो भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल हमारे पास जो मैटर है वो एक पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर रहा है और वो एक वेव के जैसे भी बिहेव करेगा। लाइक हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, मींस कि वो एक पार्टिकल भी है, मतलब पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर रहा है, और साथ में जब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट करेगा। जो वेव एसोसिएट करेगा उस वेव को हम बोल देंगे डी ब्रोगली वेव। यही हमारे पास जो डी ब्रोगली थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस रखी थी उसमें कहा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है पार्टिकल के जैसे एज वेल एज बिहेव करेगा ये हमारे पास वेव के जैसे। इस फिनोमेना को हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ए मूविंग ऑब्जेक्ट sometimes behaves as a wave or sometimes as a particle, or sometimes as a particle. Or a wave is associated with the moving particle. Wave is associated with the moving particle which controls the particle in every respect। मतलब ये उसके जो पार्टिकल नेचर है, जो हमारे पास वेव है, ठीक है, ये कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो बिहेव करेगा वेव के जैसे भी और कभी एक्ट करेगा पार्टिकल के जैसे भी। और बोल सकते हैं ए वेव इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल भी है और साथ में उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट कर रहा है। और जो वेव एसोसिएटेड कर रहा है एंड द wave associated with it is known as de Broglie wave, and the wave associated with it known as de Broglie wave। मतलब moving object sometimes behave as a wave or sometimes as a particle, or a wave is associated with the moving particle which control the particle in every respect। और जिसके साथ जो वेव एसोसिएट कर रहा है वो उनका होगा डी ब्रोगली वेव। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोटॉन्स की। हमारे पास जो फोटॉन्स है, लाइट है, वो एनर्जी कैरी कर रहा है फोटॉन्स की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी कैरी कर रहा है। अब वहां पर जो फोटोन है उसका जो एनर्जी है, लाइक फोटॉन्स हमारे पास क्या है, मासलेस पार्टिकल जो कि एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, क्वांटा, ठीक है, इनको हम क्वांटा भी बोल देते हैं। तो हमारे पास है यहां पर एनर्जी associated with a photon, और ये हमारे पास क्या है, h में। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम associated
with photon is E by C and this is h mu by c. ये हमारे पास हो गया मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर h by p is c by mu। इस इक्वेशन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर हम चेक करते हैं, हमें पता है c is equals to mu lambda, तो c by mu is lambda और this is equals to h by p। मींस कि इस फोटोन के साथ जो ये वेव एसोसिएटेड है, मतलब लैम्डा मतलब वेव लेंथ, एक पर्टिकुलर वेव जो एसोसिएटेड है उसका जो वैल्यू है लैम्डा। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका वेव का वेव लेंथ। ये वैल्यू बोल सकते हैं, ट्रफ भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये लैम्डा हो गया डी ब्रोगली वेव associated with फोटोन। ये मेरे पास हो गया डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद फोटोन। तो हमारे पास ये हो गया वेवलेंथ। अगर हम बात करें जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और वो बिहेव करेगा एक वेव के जैसे भी। मींस कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिहेव करेगा पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो ये होगा उसका ड्वेल नेचर। हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is E and it is accelerated through a potential equal to V। अब हमारे पास है इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी associated with this electron is half mv। इसके एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल v से, तो हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अगर मान लो इसको स्टॉप करना है तो हमें अप्लाई करना होगा इसको ev। ठीक है, ये हमारे पास होगा जिस भी पोटेंशियल से हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो जाएगा हमारे पास ev। मतलब जो भी पार्टिकल है ये मूव कर रहा है इस पोटेंशियल में, तो हमें एटलीस्ट इतना एनर्जी सप्लाई करना होगा इसको स्टॉप करने के लिए। तो हमारे पास है इन दिस इक्वल्स टू दिस। अब हम यहां से इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट का है, जो वेव एसोसिएट है वो हो गया डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, और वो वैल्यू क्या होगा लैम्डा फॉर E is h by p मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो mv स्क्वायर इज मोमेंटम और इसका होल स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम इज 2m काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यू है h by 2m काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी, इसके जगह हम ev का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक यहां पर है लैम्डा फॉर E is h by 2mev। ठीक है, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास 12.27 एंगस्ट्रॉन बाई रूट v। मतलब कि जो भी पोटेंशियल है उसका वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे, हमें मिल जाएगा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर लाइक कोई इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट कर दिया हमने, मान लो कि 100 पोटेंशियल से 100 वोल्ट पोटेंशियल के अंडर में, तो उसके अक्रॉस जो वेवलेंथ एसोसिएट करेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के साथ
ये वैल्यू होगा हमारे पास 12.27 बाई अंडरूट वी, मतलब अंडरूट 100। तो ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा 10। तो ये हो गया 1.227, मतलब कि जो वेवलेंथ एसोसिएट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉन व्हेन वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने स्टडी किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा पार्टिकल एज वेल एज वेव के जैसे। तो हम उस फिनोमेना को अभी स्टडी करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मर ने 1927 में कंडक्ट किया था। इस इलेक्ट्रॉन में इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक हॉट फिलामेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, लो वोल्टेज से वो कनेक्टेड है। फिर हम इस बीम को, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कोलिमेट कराएंगे, इनको एक्सेलरेट करेंगे एक पोटेंशियल के थ्रू। कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं कि हमारे पास हमने हाई टेंशन का बैटरी अप्लाई कर दिया उसके क्रॉस, ये एक्सेलरेट करेंगे अब उस पोटेंशियल के अंडर में। फिर हमारे पास एक निकल क्रिस्टल है, उसमें जो हमारे पास क्रिस्टल है, जो एटम्स है, वो रेगुलर अरेंजमेंट है वहां पर। ठीक है, जहां पास क्रिस्टल है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और वहां पर हमारे पास एक डिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। उसको हम लाइक इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेंगे तो स्कैटर्ड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। मूवेबल डिटेक्टर है, उससे हम इनको डिटेक्ट करेंगे और चेक करेंगे किस वोल्टेज पे और किस एक पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब जो डिटेक्टर है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है। वहां से हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे और वहां से हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करेगा एक पार्टिकल के जैसे भी और वेव के जैसे भी। ठीक है, तो इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं कुछ थ्योरी भी नोट डाउन करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मे बी देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ सकता है हमारे पास, तो इसको हम स्टडी करते हैं। पहले मैं इसका एक बार डायग्राम बना देता हूं, लाइक फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यहां पर हमारे पास है हॉट फिलामेंट है, ये हमारे पास एक फिलामेंट, ये कनेक्टेड है एक लो टेंशन बैटरी से। लो टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। हमारे पास हमने कोलिमेट करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पे कोलिमेट कराएंगे और यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया है एक हाई टेंशन बैटरी। यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया एक हाई टेंशन बैटरी और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोलिमिनेट बीम होगा इसके अक्रॉस। और मेरे पास यहां पर है एक क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है ये हमारे पास निकल क्रिस्टल है। और यहां पर लेयर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के, जो अरेंजमेंट है। और यहां पर स्पेसिंग बिटवीन टू लेयर्स, ये जो स्मॉल डी है, स्पेसिंग बिटवीन टू लेयर्स इज 0.91 एंगस्ट्रॉन। ये फिलामेंट है, ये बीम कोलिमेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास है कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास है एक डिटेक्टर यहां पे, और यहां पर एक डिटेक्टर है।
इस डिटेक्टर से एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड होंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। इस डिटेक्टर को हम मूव करेंगे और चेक करेंगे। अब हमारे पास है यहाँ पर कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बीम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो ये हमारे पास स्कैटर्ड करेगा। तो जो फाई है, फाई ये हमारे पास हो गया स्कैटरिंग एंगल, फाई इज स्कैटरिंग एंगल, थीटा ग्लैंसिंग एंगल, मतलब जहां पास इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम एंगल सब्ट्रैक्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लाइन, स्पेसिंग बिटवीन, लाइक हमारे पास जो एटम्स है, रेगुलर अरेंजमेंट्स है इनका इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में, निकल के क्रिस्टल में। तो हमारे पास इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर थीटा को, ठीक है। तो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है एक पार्टिकल के जैसे भी, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिहेव कर रहा है एक वेव के जैसे भी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। अब जो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फिलामेंट है, यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट है, लाइक ये जो पार्ट यहां से यहां तक, ये पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को हम शूट आउट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्रिस्टल पे। तो हमारे पास जब शूट आउट करेंगे तो एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा इस पर्टिकुलर निकल क्रिस्टल के टुवर्ड्स। नॉर्मली ये फॉल करेंगे इस पर्टिकुलर क्रिस्टल पे, रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, वहां पर ये होंगे स्कैटर्ड। हम यहां पर जो वोल्टेज है उसको चेंज करेंगे और फाई को मेजर करेंगे, लाइक मतलब किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट का वेरिएशन शो कर रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस करेंगे हम। और यहां पर जो हमारे पास रेंज होगा, लाइक वोल्टेज रेंज, वो हमारे पास होगा 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, ये हम रेंज रखेंगे यहां पर जनरली वोल्टेज का। फिर हम मेजर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स को, मतलब जिन पर हम स्कैटरिंग एंगल्स पे हमें ये डिटेक्टर, जो हमारे पास ये डिटेक्टर है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा और मैक्सिमम करंट शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम है ए फाइन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ए फाइन बीम, a fine beam of accelerated electrons, a fine beam of accelerated electrons obtained from electron gun is made to fall normally on the surface of the crystal, ठीक है। एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन गन से, उसको हमने इंसिडेंट कराया इस नॉर्मली इस क्रिस्टल की सरफेस पे। फिर हमारे पास इंसिडेंट बीम के इलेक्ट्रॉन्स जब इस सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो स्कैटर्ड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, मींस कि द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, द इंसिडेंट electrons are scattered in different directions by the atom of crystal, and the intensity
of electron beam and the intensity of electron beam scattered in a given direction sorry, is found by a detector. नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर जो वोल्टेज रेंज है वो है 44 वोल्ट टू 58 वोल्ट और फाई हो गया हमारे पास यहां पे स्कैटरिंग एंगल। फाई है हमारे पास यहां पे स्कैटरिंग एंगल, सॉरी 44 टू 68 वोल्ट। अब हमें स्टडी करना है जब हमारे पास एक पर्टिकुलर वोल्टेज 54 वोल्ट है और स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री है, उस केस में डिटेक्टर ने उस पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया, मतलब गैल्वेनोमीटर ने सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन शो किया। मींस की जो हमारे पास इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशंस का, जो कि हमारे पास डिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमेना है यहां पर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रेडिएशन है, लाइक हमारे पास कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर रहे हैं, ये अब लाइक हमारे पास मैक्सिमम इंटरफेरेंस है इस पर्टिकुलर एंगल पे। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को मूव आउट कराया, फॉल कराया क्रिस्टल पे, ये हमारे पास वहां पर स्कैटर्ड हुए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। उसका मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू वोल्टेज का, वो वैल्यू है हमारे पास 54 वोल्ट एट accelerating voltage 54 volt, there is a sharp peak in the intensity, there is a sharp peak in the intensity of scattered electron for scattering angle phi equal to 50 डिग्री। मीन्स के 54 वोल्ट पर और जब स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री है, इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन्होंने एक शार्प पीक फॉर्म हुआ। शार्प पीक का मतलब जो डिटेक्टर है ना हमारे पास कनेक्टेड, जो पर्टिकुलर लाइक प्लेट्स पर जो डिटेक्टर कनेक्टेड है, इसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया, मतलब मैक्सिमम करंट है हमारे पास यहाँ पे। ये फिनोमेना हमारे पास जनरली है। यहां पर अब हमारे पास है ये जो पीक है ये अपीयर हुआ हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब कि हमारे पास स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये लेयर्स से हमारे पास डिफ्रैक्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये हमारे पास क्या होंगे, लाइक हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारे पास ये है द अपीयरेंस ऑफ पीक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, the appearance of peak in a particular direction is due to the constructive interference, of scattered electron from different layers of regularly shaped atoms, regularly spaced atoms of the crystal।
of the crystal, that is diffraction of electron is taking place. That is diffraction of electron is taking place, and this establishes the wave nature of electron and light as well as। ठीक है, तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जो अपीयरेंस ऑफ पीक है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, पर्टिकुलर डायरेक्शंस कब, जब फाई स्कैटरिंग एंगल हमारे पास है 50 डिग्री, कब, जब वोल्टेज 54 वोल्ट और फाई 50 डिग्री है। ठीक है, ये किसकी वजह से है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पास स्कैटर्ड हुए, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं एटम्स, ठीक है, ऑफ द एटम, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में जब स्कैटर्ड हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी वजह से हमारे पास बता सकते हैं हम कि जो लाइट है, इलेक्ट्रॉन है, ये वेव नेचर फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास है जनरली मेरे प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस। ये मैथमेटिक कैलकुलेशंस ऐसे हैं, ये हमारे पास निकल क्रिस्टल है, एटम्स अरेंज हैं, दो लाइंस को हमने कंसीडर कर लिया, एटम्स जो अरेंज्ड हैं, दो पर्टिकुलर लेयर्स को कंसीडर किया, इनके बीच में जो स्पेसिंग है d, ये हमारे पास है 0.91 एंगस्ट्रॉन। अब हमारे पास है यहाँ पर इंसिडेंट बीम, स्कैटर्ड बीम, फाई, एंड दिस इज थीटा एंड थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज 180 डिग्री, और यहां से हमारे पास फाई है 50 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, फाई है हमारे पास 50 डिग्री, तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा 65 डिग्री। अब हमारे पास डिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और मतलब कि जो डिटेक्टर है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर हम ब्रैग्स लॉ को अप्लाई करेंगे, स्पेसिंग बिटवीन टू क्रिस्टल्स यहाँ पर 0.91 एंगस्ट्रॉन। फर्स्ट है ये डिफ्रैक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फर्स्ट मैक्सिमा है, तो n का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास है अकॉर्डिंग टू Bragg's law of first order diffraction maxima 2d sin theta is equals to n lambda, and where n is 1, theta is 65 degree, हमारे पास and d is 0.91 एंगस्ट्रॉन, तो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा हमें 1.65 एंगस्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इज 12.27 एंगस्ट्रॉन बाय रूट वी, और ये हमारे पास है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो क्या है, 54 वोल्ट, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पर मिलेगा लैम्डा इज 1.66 एंगस्ट्रॉन। तो यहां से यहां पर हमारे पास है मेन कि हमने जो वेव नेचर है, ठीक है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या बता रही है, वेव नेचर, वहां पर हमने बता दिया वेवलेंथ है 1.66 एंगस्ट्रॉन, और जो पार्टिकल नेचर है ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे हमने बता दिया 1.65 एंगस्ट्रॉन। तो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स मैच करेगा, उसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।